हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्या, आपको पता है हम क्या बात करने वाले? नहीं पता, हम बताते हैं। भारत का सबसे विशाल दुर्ग कहाँ है, आपको पता है? दुर्ग मतलब फोर्ट, नहीं पता? वो भी हम बताते हैं। आपको पता है अकबर बहुत बार कोशिश किया फिर भी जीत नहीं पाया, ऐसा कौन सी जगह है आपको पता है? नहीं पता? वो भी हम बताते हैं। आपको पता है एक राजा थे जिनको राणा के उपाधि से नहीं, महाराणा के उपाधि से सम्मानित किया गया। वो कौन है आपको पता है? नहीं पता? वो भी हम ही बता देते हैं। आज हम देखने वाले हैं और बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में। वहाँ पे ही आप जाएंगे तो देखेंगे कि मीराबाई टेम्पल, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, रतन सिंह प्लेस, कुंभानगर और रानी पद्मावती महल। आज हम वही किला के बारे में बात करने वाले हैं जो चित्तौड़गढ़ में उपस्थित है। आइए शुरू करते हैं और जाकर देखते हैं क्या है। ये चित्तौड़गढ़ जाने के लिए रास्ता है। यहाँ से बस, ट्रेन या कैसे भी जा सकते। देखिए गेट है चित्तौड़गढ़ का। कहा जाता है कि भारत का सबसे विशाल दुर्ग जो है वो चित्तौड़गढ़ को बोला गया है। हालांकि ये भी बोलना सही है क्योंकि अभी हम लोग गाड़ी से जाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो सोचिए कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे ना गाड़ी था ना कुछ था, तो वहाँ पे लोग घोड़े से और पैदल जाते थे, तो उसके ऊपर कैसे लोग कब्जा किया होगा और कैसे उस चित्तौड़गढ़ को जीता होगा, एक चीज़ सोचने वाली बात है। क्योंकि अभी क्या है, अभी हर चीज़ हमारे पास उपस्थित है, तो इसके हिसाब से हम लोग उसको सोचेंगे कि बहुत जल्द पहुँच जा रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर उस टाइम के इससे सोचेंगे वहाँ पे चढ़ने के लिए या कुछ भी, अब ऐसा तो है नहीं कि प्लेन है, जहाज़ है कि जिससे ऊपर गया उड़ा के आ गए। उस टाइम के लिए घोड़े से लोग जाते थे। और ये तोप, अभी तोप इतना हैवी होता था, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता था। तो उस टाइम के लोग सोचिए कि तोप कैसे कैरी करके लेके जाते होंगे और कैसे वहाँ पे घोड़े और हाथी चढ़ाते होंगे। क्योंकि इतना भी दुर्ग इतना सिंपल नहीं बनाया रहता था कि जिससे आप इजीली जा सके और इजीली आप वहाँ पे जा कर के अपना राज्य स्थापित कर सकते। क्योंकि एक किला जीतने के लिए कम से कम साल भर, 2 साल 4 साल तक युद्ध चलता था, तब जाकर के किला जीता जाता था। कहीं कहीं छोटे छोटे किले होते हैं जहाँ पे 2 महीना 10 दिन के अंदर युद्ध जीता जाता था। क्योंकि ओपन में लड़ाई लड़ना और किला के लिए दोनों में बहुत अंतर है। ओपन में लड़ाई लड़ने के लिए 2 घंटा 4 घंटा में ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब किला या दुर्ग किसी को हथियाने के लिए, वहाँ पे आपको घेराबंदी करना पड़ेगा, फिर आपको आने और ये सबको आना जाना बंद करना पड़ेगा। ये सब करने के लिए सोचिए कितना मुश्किल हुआ होता होगा। क्योंकि देखिए ऊपर से नीचे का दृश्य है, अब यहाँ से इतना नीचे खाई है, अब यहाँ पे इसको पूरा घेरना है तो कितना सैन्य लगेंगे घेरने के लिए। अब ये सब चीज़ के लिए अब सोच लीजिए उस टाइम के लिए, अभी के लिए तो देखने में बहुत ईजी लगता है कि गाड़ी से नीचे बैठे तुरंत ऊपर चले गए, लेकिन उस टाइम पे ना गाड़ी नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे घोड़ा रहता था और प्लस में उस टाइम पे जो भी जाने आने के लिए आते रहता था हाथी। लेकिन हाथी भी उतना समतल जब ज़मीन रहा तो ऊपर जा सकता है। तो ऐसे चीज़, दरवाज़ा तोड़ने के लिए पहले हाथी यूज करते थे, हाथी को रखने के लिए फिर उसके लिए भी अलग ये रहता था। तो ऐसा रहता है। अभी देखिए जो सामने देख रहे हैं शिव जी का मंदिर है और उधर देखिए पानी आ रहा है कंटिन्यू। ये उस टाइम पे बना है, लेकिन अभी भी देखिए पानी वैसा ही आ रहा है और नीचे मंदिर है। अभी भी लोग पूजा करते हैं यहाँ पे, लेकिन ये देखिए पानी की कंटिन्यूटी अभी भी चालू है, जो आज का नहीं है। देखिए देख करके आपको समझ में आएगा बहुत पुराना ये जगह है। ये शिवलिंग देखिए, नीचे शिवलिंग ये किया है। तो अभी सोच लीजिए कि उस टाइम का ये दृश्य है और अभी भी वैसा ही है। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना, वो मौर्य वंश के सम्राट चित्रांग मौर्य ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है 7वीं शताब्दी में उन्होंने ये बनवाया था। और आप लोगों को पता होगा या नहीं, लेकिन यह एक जो स्थल है इसको विश्व विरासत स्थल में भी मतलब गिना जाता है। और चित्तौड़गढ़ जो था वो मेवाड़ का राजधानी हुआ करता था उस टाइम पे। ये बाद में जब उदय सिंह का ये हुआ तो उदय सिंह ने इनको चित्तौड़गढ़ का राजधानी, मेवाड़ का राजधानी जो था वो अपना उदयपुर शिफ्ट किए थे। नहीं तो उससे पहले चित्तौड़गढ़ जो था वो मेवाड़ का राजधानी था। और जो यहाँ का जो मतलब राज्य सम्राट थे चित्रांग मौर्य, उन्होंने अपने नाम पे इस जगह को चित्रकूट नाम के रूप से बसाया था। मतलब उनका नाम था चित्रांग मौर्य, तो उन्होंने उसको चित्रकूट नाम के रूप से इस जगह को बसाया था। और अभी ये मतलब अभी भी मतलब देखा गया है कि जो प्राचीन सिक्के थे
सिक्के पर एक तरफ चित्रकूट नाम अंकित मिलता है, जो मतलब पहले का जो सिक्के मिलते हैं उसके ऊपर अभी भी चित्रकूट नाम जो उसके ऊपर है वो अंकित मिलता है, मतलब वहाँ पे वो दिखता है। फिर बाद में इसको चित्तौड़गढ़ के नाम से जानने लगे लोग। यह मेसा पठार पर स्थित है, जो पहले मेसा था उसके पठार के ऊपर स्थित है। और ये बापा रावल जो थे, जो अपना महाराणा प्रताप के वंशज के मतलब पहले वाले जो बापा रावल थे, वो इसका जो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे मान मोरी, उनको हरा करके यहाँ पे अपना राज्य बसाया। उसके बाद मालवा के जो परमार थे, जो राजा मुंज ने गुलिया वंशियों को हरा करके गुहिल वंशियों को हरा करके उनसे छीन करके अपना राज्य में मिला लिए। जो पहले मालवा जो राज्य था, उन्होंने उनका जो राजा थे वो परमार थे, उन्होंने मतलब उनका नाम था मुंज। उन्होंने गुहिल वंशियों को हराए और उसको जो चित्तौड़गढ़ जो था उसको अपने राज्य में ले लिया। इस प्रकार 9वीं 10वीं शताब्दी में परमारों का आधिपत्य रहा। फिर सन 1133 में गुजरात के जो सोलंकी राजा थे जय सिंह, उन्होंने यशोवर्मन को हरा करके परमारों से जो मालवा राज था वो छीन लिया। और जब उन्होंने वो छीन लिया तो जो चित्तौड़ था वो उनके हाथ में फिर से आधिपत्य हो गया। तो उसके बाद जो चित्तौड़ जो था वो सोलंकियों के हाथ में आ गया। ऐसे ही चलते रहा। लेकिन सन 1303 में जो चित्तौड़ के राजा थे वो रावल रतन सिंह थे। तो उस समय की एक ऐसी बात है कि उस समय में जिस समय में चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह थे, उसी समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था। तो उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है। यह युद्ध 8 महीने तक चला था। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के ऊपर 8 महीने तक युद्ध किया, फिर भी जीत नहीं पाया। वो हार करके वापस लौट गया। लेकिन लौटने के बाद भी उसको चैन से नींद नहीं आया। फिर से उसने दोबारा कुछ चित्तौड़ के ऊपर कोशिश किया, फिर से युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन इस बार उसने क्या किया कि उसने छल से चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया और छल से उसने युद्ध जीत गया। जो इतिहास में पहली बार जौहर हुआ था, जो चित्तौड़गढ़ किले में हुआ था। और खिलजी गुस्से में ऐसा किया कि उसने 30,000 बेगुनाह लोगों को जो वहाँ पे उपस्थित थे, उनको ये देखिए जौहर का ये स्थान है, तो वो बेगुनाह लोगों को 30,000 बेगुनाह लोगों को उसने मार डाला। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतने लोगों को उस टाइम पे 30,000 को बेगुनाह लोगों को मार दिया होगा। और उसके बाद वहाँ से जीतने के बाद वापस लौट गया। और उसको अभी भी मतलब कि चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा है के नाम से प्रसिद्ध है। खिलजी ने अपने पुत्र खिजरखा को दे करके वो राज्य और सौंप करके वहाँ से दिल्ली वापस लौट गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, खिजरखा जो था वापस जब जा रहा था, तो जब चित्तौड़ का राजकाज था वो कान्होदेव के भाई जो मालदेव थे उनको सौंप करके वो चले गए। फिर बापा रावल के वंशज जो सिसोदिया राजवंश के राणा हमीर ने फिर से मालदेव को हरा करके उनसे ले लिया। इन्होंने 50 वर्ष तक उस किले के ऊपर शासन किए। उनकी प्रयत्नों से चित्तौड़गढ़ का गौरव पुनः स्थापित हुआ। मतलब 50 साल तक उन्होंने उस किले के ऊपर अपना जब जीते थे तो 50 साल तक राज्य किए। और उसके वजह से वहाँ का जो फिर से जो पहले का ही जैसा था वैसा माहौल फिर से आ गया। लेकिन 1534 से 1535 के बीच में चित्तौड़ पर फिर से बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। ये बहादुर शाह जो था ये गुजरात का शासक था। उसने क्या किया, चित्तौड़गढ़ पे फिर से उसके ऊपर आक्रमण किया। यह साल भी बहुत दिल दहलाने वाली बात हुई थी। मतलब ये साल में जब उसने आक्रमण किया था तो उस टाइम की बात है जब उस समय की बात है जब राजमाता रानी कर्णावती
जो मेवाड़ के राणा सांगा के पत्नी थे, जो राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की माँ भी थी, जो अपना महाराणा प्रताप के दादी सा थी। दादी सा जो मतलब कि अपना इसमें राजस्थान में दादी सा बोलते हैं, मतलब कि ग्रैंड मदर, वो थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो राणा सांगा के टाइम पे, जब उसके बाद जो राजा बने वो विक्रमादित्य बने, तो उन्होंने क्या किया, विक्रमादित्य जो थे उतना यह नहीं थे, तो उनको राज्य पे बैठा करके और राजमाता रानी कर्णावती मेवाड़ का जो भी राजपाट था वो खुद चलाती थी। क्योंकि 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा दिल्ली की गद्दी पे कब्जा हो गया था, क्योंकि 1526 में बाबर मतलब इंडिया पे, भारत पे, हिंदुस्तान पे आ गया था, तो उसने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो मेवाड़ के जो राजा सांगा थे उन्होंने क्या किया, दिल्ली की गद्दी पे कब्जा करने के लिए एकजुट किए और बाबर के खिलाफ राजपूतों राजाओं को एक संग नेतृत्व करने के लिए उन्होंने आगे बढ़े। और ये देखिए पद्मावती का ये महल है। तो शुरुआती में क्या है कि ये जो शुरुआती में राणा बयाना की लड़ाई में मुग़ल सेना को पीछे हटने पे सफल हुए, लेकिन उसके बाद जब अगला लड़ाई था वो तो खानवा की लड़ाई में बाबर उनको हराने में सक्षम हुआ और वहाँ से उन्होंने बाबर विजय हुआ। तो उसके बाद जो मैं बोल रहा था पहले, तो राजमाता रानी जो थी कर्णावती अपने बड़े बेटे को विक्रमादित्य को वहाँ का शासक बना करके, मतलब चित्तौड़ का शासक संभालने के लिए दे दिया। तो वो एक कमज़ोर शासक थे। इस बीच जो गुजरात के बहादुर शाह ने दूसरी बार फिर हमला किया, जिसके हाथों विक्रमादित्य पहली बार हार का सामना करना पड़ा था। यह रानी के लिए बहुत चिंता का विषय थे। तो इसमें क्या हुआ कि जो सरदार लोग थे, जो मतलब अपना चित्तौड़ के, तो वो लोग क्या है कि वो लोग फिर नाराज रहने लगे, क्योंकि विक्रमादित्य जो थे उतना मतलब प्रबल राजा नहीं थे, वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़े। तो इसकी वजह से वहाँ के जो सरदार लोग थे वो मतलब नाराज रहने लगे। तो उसके बाद क्या है कि लड़ने के लिए मतलब फिर बाद में अपना राजमाता को बोले कि हम मतलब विक्रमादित्य राजा रहेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। तो फिर राजमाता रानी ने सरदारों से बोली कि विक्रमादित्य के लिए मत लड़ो, मेवाड़ के लिए लड़िए। तो राजमाता रानी ने मतलब सरदारों को मनाने के लिए सफल रही। तो उन्होंने बोला कि मतलब इसके लिए मत लड़ो, मेवाड़ के लिए लड़ो। ऐसा बोल करके उन्होंने सब सरदार को फिर से मिलाया और विक्रमादित्य और उदय सिंह को तो वहाँ से सुरक्षित बूंदी भेज दिया। जो आप बूंदी जो राजमहल था, तो यहाँ से उनको सुरक्षित बूंदी में भेज दिए। कहा जाता है कि राजमाता हुमायूं को भी राखी बांधी थी, ऐसा मतलब पहले के लोग मतलब बोलते हैं कि राखी बांधी थी। तो उन्होंने हुमायूं को भी बोला था कि मदद करने के लिए आइए। अब क्या सच है क्या झूठ है वो पता नहीं, कहीं पे उतना क्लियर लिखा हुआ नहीं है, मतलब ऐसा बोला जाता है, ऐसा मतलब जहाँ से है, लेकिन कोई भी मतलब मेंशन नहीं किया कि मतलब ऐसा है। लेकिन मतलब वहाँ पे बोला गया था कि हुमायूं को इन्होंने लिखा था कि मतलब मदद करने आइए और राखी भेज करके। अब आगे क्या है क्या नहीं, सत्य क्या झूठ है वो नहीं मालूम, तो इसके लिए इसके ऊपर मैं नहीं बोल सकता कि ऐसा हुआ होगा। तो पन्ना धाई जो थे तो उनके इससे उदय सिंह को विक्रमादित्य को भेज देते हैं। और लेकिन मतलब इनका जो संख्या था वो कम था, तो संख्या कम होने के कारण अंतिम लड़ाई मतलब जो राजपूतों में कहा जाता है कि मतलब जो लास्ट लड़ाई होता है, तो अंतिम लड़ाई और जौहर की तैयारी दोनों हुआ। 8 मार्च 1535 में जौहर में खुद बलिदान दी थी और पुरुषों ने भगवा वस्त्र धारण करके अंतिम लड़ाई के लिए मृत्यु तक लड़ने के लिए निकल पड़े। मतलब पहले क्या होता था कि भगवा धारण करके आखिर अंतिम लड़ाई लड़ते थे। तो राजमाता रानी कर्णावती हिस्ट्री में दूसरी बार ऐसी हुआ जौहर जो राजमाता रानी कर्णावती ने ली थी। ये चित्तौड़ का जो इतिहास है इतना भयानक है, इतना है मतलब बोल नहीं सकते। यहाँ पे 3 बार जौहर हुआ है और दूसरी बार जौहर हुआ है वो राजमाता रानी कर्णावती लिए थे। और जौहर होने के बाद 1537
1537 में बनवीर जो थे उन्होंने विक्रमादित्य को हत्या कर दिए और सिंहासन हड़प लिया। और उन्होंने उदय सिंह को मारने के लिए भी कोशिश किया, लेकिन उदय सिंह को पन्ना ताई ने अपना बनवीर से बचाने के लिए पन्ना दाई ने उन्होंने अपना पुत्र को राजा उदय सिंह के जो जहाँ पे वो सोए थे वहाँ पे अपना पुत्र को रख के और उदय सिंह को लेकर के हवेली से वहाँ से भाग जाते हैं। और जो पन्ना ताई, अब सोचिए उस टाइम पे कैसा था, अपना पुत्र को त्याग करके और उन्होंने उदय सिंह का जान बचाया। ऐसे पहले ऐसा घटना हुआ है, आजकल ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पे उन्होंने बनवीर से बचाने के लिए उदय सिंह को लेकर के वहाँ से हवेली से चले जाते हैं। और बनवीर क्या उदय सिंह समझ के पन्ना दाई के जो लड़का है, पुत्र है, उनको मार डालता है। और यहाँ से उदय सिंह को लेकर के कुंभलगढ़ में पन्ना दाई आ जाती है। वहाँ 2 साल गुप्त रूप से, मतलब कुंभलगढ़ में, मतलब न किसी को बताए न किसी को ये किए, शांति से 2 साल तक रहते हैं। और 1540 में मेवाड़ के कुंभलगढ़ में उनका राज्याभिषेक किया जाता है। तो 1540 में फिर से उदय सिंह को राज्याभिषेक किया जाता है। और राणा उदय सिंह वही थे जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, उनका ही नाम था राणा उदय सिंह। तो राणा उदय सिंह की जो पहली पत्नी थी उनका नाम था जयवंता बाई, और उनके जो सबसे बड़े बेटे थे वो कौन थे, महाराणा प्रताप। तो उनका जन्म, महाराणा प्रताप का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था। और अभी हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। कुंभलगढ़ के बारे में वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पे पूरा डिटेल में बोला गया क्या क्या हुआ था। फिर उदय सिंह को राजा बने हुए 4 साल होते हैं। तो 1544 में शेरशाह सूरी जो सासाराम का था, वो दिल्ली के ऊपर उनका शासक होता है। तो शेरशाह सूरी मालदेव को हराने के बाद फिर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है। लेकिन उदय सिंह के पास उतना शक्ति था नहीं, क्योंकि अभी तो नया नया राज्य बनाए थे अभी। तो उदय सिंह क्या करते हैं कि अपना जो साम्राज्य है लड़ने नहीं लड़के उनको शेरशाह सूरी को बोलते हैं, शर्त देते हैं कि आप एक काम कीजिए कि हम आपको जो भी रहेगा वो हम देंगे, लेकिन शासक हम रहेंगे और आपको जो भी चाहिए वो हम मदद करेंगे, ऐसा कर शर्त रखते हैं। और शर्त तो शेरशाह सूरी भी मान लेता है शर्त, क्योंकि वो जानता था कि अभी मैं उधर से लड़ के आया हूँ तो घेराबंदी करना और ये सब करने में मेरा भी मतलब नुकसान होगा। तो शेरशाह सूरी वो मान करके और शर्त उनका मान करके वो सौंप देते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जो 1545 में तोप, खुद के ही तोप से गलती से विस्फोट होता है और शेरशाह सूरी घायल हो जाता है और राजस्थान में उसका मृत्यु हो जाता है। तो फिर वहाँ का शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक जो था वो कमज़ोर पड़ जाता है। फिर मुग़ल लोग जाकर के दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो मेवाड़ आज़ाद रहता है। लेकिन उसके बाद अकबर जो है, अकबर मेवाड़ के ऊपर फिर से आक्रमण करता है। 1568 को अकबर जब बहुत बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब राणा उदय सिंह अपने सामंतों को कहने पे चित्तौड़ दुर्ग को भार सामंतों को सौंप के स्वयं राज को लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं। ये उस टाइम की बात है जब 1568 में अकबर एक बार आया था स्टार्टिंग में युद्ध लड़ने के लिए। तो उस टाइम पे कुछ भी निर्णय नहीं होता है। तो उसके बाद फिर 1568 में आता है अकबर से लड़ने के लिए, आए अपना चित्तौड़ के कब्जा करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे होता ये है कि अकबर पूरा भारी सेना लेकर के आता है। तो जो अपना राणा उदय सिंह थे वो आक्रमण शुरू स्टार्टिंग में नहीं करते हैं। तो फिर बाद में जैसे ही उसका अकबर का सेना धीरे धीरे बढ़ने लगता है और अकबर क्या करता है कि पूरा चित्तौड़ को घेर लेता है। पूरा चित्तौड़ को घेरने के बाद अब वहाँ पे निकलने के लिए कोई रास्ता छोड़ता नहीं है। तो आखिर में ऐसा हो गया था कि वहाँ पे चित्तौड़ में पूरा मुग़ल पूरा घेर लिए थे। तो उसके बाद फिर उदय सिंह क्या किए कि सामंतों को, मतलब सामंतों ने बोला कि आप यहाँ से निकल जाइए और हम इस दुर्ग को रक्षा करते हैं। तो उदय सिंह सामंतों को दे करके वो दुर्ग और वो खुद वहाँ से अपना राजकोष लेकर के और राज परिवार को सुरक्षित लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं। और किले के जो भाईदार था वो सुरक्षा के लिए जिम्मा दे करके जयमाल राठौर और पन्ना चुंडावत
इनको देख सौंप करके और वहाँ से निकल जाते हैं। जयमल राठौर और पन्ना चुंदावट ये दोनों को। चित्तौड़गढ़ में 8,000 राजपूत थे और 60,000 मुगलों को छक्का छुड़ाए थे। मतलब कि सोच लीजिए कि 8,000 राजपूत ने 60,000 मुगलों के साथ लड़े थे। अब सोचिए कि एक राजपूत कितने लोगों के साथ लड़े थे। और वो दृश्य अकबर भी देख करके वो भी हैरान था। और मतलब ऐसा मतलब बोला जाता है कि जयमल राठौड़ और पन्ना चुंडावत का दिल्ली में वो जा कर के मूर्ति बनवा देता है वो युद्ध देख करके। और क्योंकि ये दोनों ऐसे लड़ रहे थे कि जैसे वहाँ पे मतलब अलग ही कुछ इनके अंदर सवार हो गया था। और वहाँ पे ये तीसरा फिर से जौहर होता है। बाद में चित्तौड़ में कोई भी जौहर नहीं हुआ था। ये तीसरा बार इन लोगों ने अंतिम युद्ध लड़ा था। और वहाँ पे अपना चित्तौड़ में राणा उदय सिंह के सैन्य सब हार मतलब परास्त होते हैं और वहाँ पे मुगल का फिर से राज्य होता है। कहा जाता है कि 1567 से 1568 तक चित्तौड़ की घेराबंदी में अकबर की सेना 30,000 से अधिक लोगों को की हत्या करवाया था। अब आप वो सोचिए कि किला में 30,000 बेगुनाहों को अकबर ने मरवाया था चित्तौड़गढ़ में। और बाकी जो सैन्य मरे थे वो तो अलग ही बात था। और किले के अंदर जितने भी मासूम लोग थे और जितने भी लोग डर के उधर बैठे थे किले में, उन सबको अकबर मरवा देता है। और महल में जितने भी लोग थे पूरा राजपूतों को अकबर मरवा देता है। ये अंतिम जौहर हुआ था चित्तौड़गढ़ पे। और उसके बाद चित्तौड़गढ़ का जो भी था, उसके बाद चित्तौड़गढ़ राजपूतों के हाथ में नहीं लगता है। महाराणा प्रताप का अंतिम तक चित्तौड़गढ़ नहीं मिलता, बाकी सब किला जीत जाते हैं। एक चित्तौड़गढ़ है जो वो नहीं जीत पाते लास्ट तक। फिर बाद में अमर सिंह उनसे हाथ में जब ये आगे जो दोनों से मिलते हैं, उसके बाद अमर सिंह उसको मरम्मती वगैरह करते हैं। वो आगे का दृश्य है। तो चित्तौड़ के ऊपर का यही कहानी था। और ये जो आपको सामने दिख रहा है वो राजस्थान की जो पुलिस का बैच है उसके ऊपर भी मतलब इसका सिंबल लिया गया। अब ये देखिए यहाँ से दृश्य देखिए, जो सामने का पानी है वो पानी देखिए। अभी एक मतलब एक किला का जो सुंदरता जो है ये पानी की वजह से और भी ज़्यादा निखर जाता है। ये पानी स्टोर करके रखा हुआ था, मतलब जो भी इमरजेंसी या कोई भी ये रहा उसके लिए स्टोर करके पानी यहाँ का रखा हुआ था। और ये देखिए शिव जी का मंदिर है जो पहले मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। वहाँ पे जल अभिषेक होते रहता है, हमेशा वहाँ से पानी कंटिन्यू आता है। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है मतलब बहुत ही मतलब सुंदर और बहुत ही अच्छे दृश्य से बनाया हुआ है। और ये जाने आने के लिए देखिए रानी पद्मावती का महल है जो यहाँ पे ये है। और यहाँ पे देखिए अभी एंट्रेंस में जगह जाएंगे इन्हीं के बाद अभी वो आगे निकल गए। अब ये देखिए यहाँ का जो भी है मतलब अभी भी इसका देख रेख होता है। और यहाँ के ऊपर जो भी चीज़ है वो देखिए अभी भी हरा भरा है। तो इस किले के ऊपर पूरा देख रेख वगैरह सब कुछ अभी भी करते हैं लोग। और इसके अभी भी देखिए पूरा मरम्मत किया हुआ है। ये देखिए पहले का दृश्य है। ये सब देखिए क्या अभी भी उतना ही मजबूत और वैसा ही बना हुआ है। और ये रानी पद्मावती का महल है जो पानी के बीच में था। पूरा गोल गोल में पानी था और उनके बीच में उनका महल था और वहाँ जाने आने के लिए रास्ता था। ये चित्तौड़गढ़ का जो भी मतलब एक अलग ही सुंदरता है और अलग ही इसका एक दृश्य है। और अभी पानी मतलब उतना ही अच्छा है। ये देखिए सीढ़ी है जाने आने के लिए। अभी ये मतलब दूर से देख रहे हैं, हम वहाँ पे गए नहीं हैं, ये जाली से देख रहे हैं यहाँ से। और ये देखिए ये अभी भी दीवार देखिए उतने ही मजबूत है। और अभी देखिए जौहर स्थल में लेके चलते हैं जहाँ पे मतलब जौहर हुआ था। जब तो मैं पूरा आपको स्टोरी बताया, लेकिन अभी मतलब आपको दृश्य सब दिखा देता हूँ कि किधर क्या है क्या नहीं है।
अब ये देखिए किले पहले का बना हुआ है, कहीं कहीं पे टूट गया है और कहीं कहीं पे अभी भी देखिए सब अच्छे से है। मतलब अभी भी मतलब उतना ही मतलब इसका देख रेख अभी भी चल रहा है, इसकी वजह से अभी भी मजबूत है किले। अब ये देखिए बीच में यहाँ पे इतना खाली है, मतलब कि यहाँ पे सैन्य रुकते होंगे और यहाँ पे जो भी मीटिंग होना है, जो भी ये होता है वो यहाँ पे होता होगा। ये देखिए बहुत दूर में फैला हुआ है, देखिए रास्ता दिया है जाने आने के लिए। और ये वहीं पे ये देखिए ये बैच के जो राजस्थान के पुलिस के बैच के ऊपर इसका ये दिया हुआ है स्तंभ। और यहीं पे चित्तौड़गढ़ की लड़ाई में वो भील भी महाराणा प्रताप के साथ शामिल हुए थे, क्योंकि यहीं पे वो जब अकबर युद्ध करने के लिए आया था तो भील प्रताप के साथ में खड़े होकर के और युद्ध में उन्होंने सम्मिलित हुए थे। और ये देखिए यहाँ पे मंदिर है, अभी भी देखिए मंदिर वगैरह का देखिए अभी भी स्ट्रक्चर वैसा ही है। और इसके ऊपर मतलब जो भी चीज़ है वो जो कुंभा थे उन्होंने मंदिर वगैरह सब पे ज़्यादा ध्यान दिए थे बनवाने में, क्योंकि चित्तौड़गढ़ को बाद में जो है किया तो कुंभा ने भी उसके ऊपर बहुत योगदान है। और राणा कुंभा जो संस्कृति वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा आगे रहते थे, तो मंदिर वगैरह हर चीज़ का निर्माण करवाए थे। अब ये देखिए पूरा मंदिर है क्या एरिया। ये देखिए नक्काशा क्या डिजाइन देखिए क्या मस्त बनाया हुआ है। ये उस टाइम का डिजाइन है जब टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं था, सब हाथ से बनाया है, सब हाथ से किया हुआ है। अभी तो इतना टेक्नोलॉजी रहने के बाद भी ऐसा नहीं बन पा रहा है। अभी तो ब्रिज बन रहा है, साल भर 2 साल के अंदर गिर जा रहा है। घर से 50 साल 60 साल 70 साल के अंदर घर का पूरा ये हो जाता है। लेकिन इसका सोचिए 1500-1400 साल की बात कर रहे हैं हम लोग, उस टाइम का ऐसा बना हुआ है। और ये मंदिर का भी डिज़ाइन देखिए, इसका पिलर का डिज़ाइन देखिए, ये सब अलग ही एक अद्भुत बना हुआ है। जो इसका बनावट अभी के इसमें मंदिर बने या कुछ भी होता है ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब पत्थर का बना हुआ है। इसके ऊपर सीमेंट वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है, वो चूना पत्थर ये सब पीस करके इसको बनाया गया है। और ये पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर है जी, जो भी डिजाइन किया हुआ है वो पत्थर के ऊपर डिजाइन करके उसमें लगाया गया। ये देखिए डिजाइन, इसका मतलब अद्भुत डिजाइन किया हुआ है। देखिए इतना बारीक बारीक, अब सोचिए इसको बनाने में कितना समय लगा होगा। अभी तो मशीन में बना रहे फिर भी नहीं बन पा रहा है ऐसा। ये सब देखिए ये सब आदमी ने बनाया है। मतलब पहले का डिजाइन और पहले का जो भी चीज़ था वो अलग ही था, जो आजकल देखने को नहीं मिल रहा है। ये सब मतलब अदृश्य हो गया। ये देखिए मंदिर के अंदर जा रहे हैं और वहाँ सब चलिए मतलब बाहर का भी ये देखिए दरवाजे का देखते हैं। अभी दरवाजे के पास जा कर के उसका देखते हैं दरवाज़ा कैसा है। अब ये देखिए दरवाज़ा है दोनों साइड का, इतना बड़ा पहले गेट दरवाज़ा रहता था। ये देखिए यहाँ पे ऊपर से तेल या ये सब डालते थे लोग, और नीचे मतलब कोई भी चढ़ने की कोशिश करता था तो होल छोड़ा हुआ रहता था। यहाँ से तेल या फिर गर्म खौलता हुआ तेल या आग नीचे डालते थे, कि मतलब कोई चढ़ रहा हो या कोई भी नीचे खड़ा हो तो मतलब दूर के पास ना आए, इसके लिए गर्म खौलता हुआ तेल और ये सब डालते थे। यहाँ से देखिए सामने, अब सोचिए कि पहले के जो राजा लोग आते होंगे तो ये नीचे जो इतना समतल ज़मीन दिख रहा है तो यहीं पे अपना सैन्य लगाते होंगे। ये देखिए आजू बाजू पूरा पहाड़ है, अब यहाँ पे पूरा सैन्य खड़ा होते होंगे। यहाँ से पूरा घेराबंदी करना किला को, आज के टाइम पे देख कर कैसा लगता होगा, लेकिन उस टाइम पे सोचिए कितने लोग आते होंगे और कितना पूरा किला घेरने में कितना टाइम लगता होगा। अब ये देखिए दिल्ली से राजस्थान को चल के, अब उस टाइम पे गाड़ी थोड़ी रहता था, गाड़ी में बैठे और आ गए। अभी तो ट्रेन में जाने के लिए लोग बोलते कि इतना 24 घंटा कौन जाएगा,
गाड़ी में अगर गाड़ी जाना तो बोलेगा कि 24 घंटा 25 घंटा कौन बैठ के जाएगा। अभी प्लेन में जाने के लिए भी लोगों को ये हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे घोड़े से वहाँ से यहाँ तक आते थे। अब उस टाइम पे राजा लोग घोड़े पे बैठ कर के वहाँ दिल्ली से यहाँ कम से कम 500-600 किलोमीटर है। अभी 600 किलोमीटर तक घोड़े से आना, और वो भी कितने स्टॉपेज लेके आते होंगे और कैसे आते होंगे। और वो भी ऐसा नहीं कि रोड बना हुआ है, रोड तो अभी बना है ना, पहले रोड कैसा होता होगा कि घोड़ा चलने के लिए जगह रहता होगा, आजू बाजू पूरा जंगल। अब ये जो सामने दिख रहा है इतना खाली थोड़ी रहता होगा, अभी तो लोग खेती करने के लिए सब जंगल काट दिए, सब कुछ मतलब ये शॉर्टेज कर दिए, ये पूरा जंगल भरा हुआ होगा, पूरा पेड़ पौधा होगा। तब सोच लीजिए कि उस टाइम पे लोग इतना मतलब दूर से आते थे राजा लोग, और उतना कंटिन्यू चलते ही रहते थे। वो पहले का टाइम का और अभी में भी कितना डिफरेंस है। अभी पहले का जो भी सीढ़ियाँ देखेंगे, उस सीढ़िया का भी हाइट देखो, सब पहले हाइट ज़्यादा रहता सीढ़ी का, इसका मतलब कि उनका हाइट भी ज़्यादा रहता था। बोलते कि महाराणा प्रताप का हाइट 7 फीट था। अब सोच लीजिए वो 7 फीट हाइट था, मतलब वो सामने अगर 5 फीट, अकबर का हाइट 5 फीट 5.5 फीट का था। अब अकबर के सामने महाराणा प्रताप कितना लंबे लगते होंगे। तो पहले का लोग खाना पीना वो भी वैसा ही था, और अभी में पहले में यही डिफरेंस है। अब ये देखिए इसके ऊपर डिजाइन जो बनाया हुआ है, ये अभी अंदर का सीन है। ये देखिए सामने ये पुराना किला है, ये देखिए सब पत्थर का बना हुआ है। और ये देखिए जो थोड़ा छोटा छोटा होल रहता है तीर वगैरह के लिए और देखने के लिए रखा रहता था। यहाँ पे तीर रख के तीर भी मार सकते थे, और ये सब किसके लिए बनाया जाता है। देखिए नहाने वहाने के लिए देखिए सीढ़ी बनाया हुआ है, यहाँ पे नीचे आकर नहाना, पानी लेके जाना है, सब के लिए वो बनाया हुआ है। ये देखिए मंदिर जाने के लिए सीढ़ी बनाया है। पहले का चीज़ में अभी भी देखिए हम लोग बनाते हैं, लेकिन पहले वाला में देखना, हर किला में जाएंगे, हर गढ़ में जाएंगे, वहाँ पे पानी स्टोर करने के लिए जो जगह बनाया है, अब वो ऐसे जगह पे बनाया रहता था कि जहाँ पे हर जगह से पानी आके वहीं पे जमा होता है। अभी इतना बड़ा किला बना है, अब किला के अंदर जो भी पानी है, अब वो पानी सोचिए कि किधर भी जमा हो सकता है। तो अब वो लोग ऐसा तालाब बनाते थे कि जहाँ पे हर जगह का पानी वो एक ही जगह जाके जमा होगा, किला के अंदर कहीं भी पानी नहीं रुकता था। अब आप कोई भी किला में जाकर देखिए, अभी भी इतना दिन हो गया, इतना मतलब टाइम हो गया, 1500 ईस्वी के बात है, अभी 2024-25 चल रहा है। अभी भी किला में जाकर देखेंगे तो कहीं भी पानी आपको ऐसा एक जगह पे इकट्ठा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी पानी उसका स्टोर जो पहले का किया हुआ है उसी से अभी भी चल रहा है। अब ये देखिए जो ये सब पहले का जो मार्केट होता था, तो ये मार्केट का एरिया है, तो ये सब मार्केट का एरिया है जो आजू बाजू में दिख रहा है। क्योंकि पहले हर चीज़ का बनाया रहता था कि यहाँ पे बाज़ार लगेगा, यहाँ पे मार्केट है, और यहाँ अब ये देखो ये पूरा पुराना मतलब जो अभी मतलब पूरा ये हो गया है। अब इसमें देखिए पत्थर, देखिए छोटा छोटा पत्थर से जमा करके बनाया हुआ है, ये बहुत पुराना है जो अभी मतलब गिरने लगा है। ये साइड में बना हुआ है, वहाँ पे नहीं है। अब ये देखिए इधर से रास्ता होगा पहले, अभी तो पूरा घास फूस हो गया, इधर से रास्ता होगा जाने के लिए। ये देखिए चित्तौड़गढ़ से थोड़ा दूर से देखने में कैसा दिखता था। अब ये देखिए पहले का जो तलवार वगैरह था, जो तलवार वगैरह राजा वगैरह रखते थे, ढाल तलवार ये सब उधर बनाया हुआ है। ये देखिए सामने गणेश जी की मूर्ति है, उनका ये सब बनाया हुआ है। ये देखिए नीचे जाने के लिए देखिए मतलब हर चीज़ आप देखेंगे तो ये है राजस्थान का इतिहास।
ये देखिए जौहर स्थल है। ये मतलब यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, प्रवेश द्वार है यहाँ पे। यही है चित्तौड़गढ़ का किला का वास्तुत्व जो है वो। और चित्तौड़गढ़ में बहुत बलिदान, मतलब इसको बलिदान का भी किला बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ मतलब घटित हुआ है। इतिहास में मतलब बहुत, जो भी ज़्यादा बोला जाए तो मतलब यहीं पे हुआ है, क्योंकि 3 बार जौहर हुआ है इस किले में। और इस किले में अब जौहर का मतलब सोचिए क्या, जलते आग में ये हो जाना। ये देखिए जौहर स्थल है। अभी तो गाड़ी किले तक आ जाती है, मतलब इधर किले तक आने के लिए गाड़ी का रास्ता बनाया हुआ है। ये देखिए टॉप व्यू यहाँ से। अब ये पूरा बस की मतलब यहाँ पे अब शहर हो गया पूरा, ये घर वगैरह हो गया। पहले अब सोचिए उस टाइम पे पूरा खाली रहता होगा। ये देखिए मतलब कि अभी थोड़ा थोड़ा किला गिरने भी लगा है। ये सब देखिए पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बना हुआ है। ये सब देखिए डिजाइन वगैरह। ये तीर पहले का जो था, ये ढाल तलवार। ये देखिए विजय स्तंभ जो 122 फीट हाइट था उसका, जो स्तंभ दिख रहा है वो 122 फीट हाइट था। मतलब जो भी जीतने के बाद वो एक स्तंभ ऊपर होते गया है, इसी उसको विजय स्तंभ बोलते हैं। अब सोचिए 122 फीट हाइट पे बना हुआ है। और ये देखिए राणा कुंभा महल है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। ये देखिए राणा कुंभा महल है। ये देखिए पत्थर का बना के उसके ऊपर पत्थर के पत्थर बना के बनाया। और आगे देखिए अभी ये देखिए रानी पद्मावती महल है। ये देखिए यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। मतलब कोई भी आता है, सब कोई लोग डिजाइन का वीडियो देता है, फोटो लेता है, कोई पूरा महल का लेता है, कोई ब्लॉग बनाने के लिए आता है, कोई फोटो निकालने के लिए आता है, कोई हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए आता है। ये देखिए गौमुखी कुंड है, जो मतलब सामने जो पानी आता है ना शिव जी का, और जो सामने पानी भरा हुआ है, गौमुखी कुंड है। इसका एक महल का जो भी सुंदरता है इसकी वजह से और ज़्यादा दिखता है। ये देखिए कितना विशाल में बना हुआ है महल। ये देखिए नीचे पानी है, वहाँ पे सब कुछ बना हुआ है। ये देखिए मंदिर वगैरह भी है। ये देखिए स्लोप में उसका डिजाइन सामने का दिया हुआ है। ये देखिए सामने मंदिर वगैरह है। ये देखिए मंदिर है। ये देखिए कालिका माता मंदिर है। ये लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये कालिका माता मंदिर है। ये देखिए हनुमान जी लोग हैं, इतने हनुमान जी बैठे हैं वहाँ पे।
ये देखिए महाराणा प्रताप का। मतलब यहाँ पे सब ये रखा हुआ है चित्तौड़गढ़ का। ये उसका ये कितना दूर में फैला है, क्या है वो सब है। ये देखिए आजू बाजू गांव है, नीचे आने के बाद जो भी मतलब ऊपर से दिख रहा था ना, ये वही सब है। ये देखिए नीचे से भी वो दिखता है विजय स्तंभ। ये देखिए यहाँ का पूरा रोड वगैरह है और आजू बाजू का जो भी चीज़ है वो सब दिख रहा है। ये देखिए ये मॉल है, रानी पद्मिनी मॉल। और ये देखिए नीचे जाने का रास्ता है। यहाँ से मतलब बहुत ही छोटा सा रास्ता था उधर। ये देखिए कितना दूर में किला बना है, उसका ड्राइंग बनाया हुआ है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।